वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पार्थ अकेडमी। मैं हूं श्रद्धा तिवारी एंड आज हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री वन लाइनर की क्लास सेकंड देखने जा रहे हैं, जिसमें आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर लास्ट तक देखिएगा। तो आज हमारे इस क्लास में मैं आपको भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय की क्लास लेने जा रही हूँ। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश संस्थापक का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब अंग्रेज, बहुत सारे विदेशी हमारे, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी आए थे, पुर्तगाल आए, सबको ही आया था। तो जो ब्रिटिश साम्राज्य ना, इसी ने ही बहुत अपना विस्तार करके रखा हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव एंड लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इसमें से हमारा सी ऑप्शन सबसे सही है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। जो रॉबर्ट क्लाइव थे ना, इन्होंने क्या किया था, मतलब इनके बहुत सारे थे गवर्नर जनरल हमारे यहाँ, मतलब बहुत सारे बंगाल के गवर्नर्स थे यहाँ पे, लेकिन लॉर्ड क्लाइव के अंदर कुछ ऐसा था ना, इन्होंने मतलब सैनिकों को एक कुशल प्रशासक भी थे, मतलब एक सेना नायक भी थे, मतलब हर तरीके के इसमें गुण थे। तो कहा भी जाता है कि ये जैसे नहीं, सेना का एक स्वर्ग से उतरे हुए एक अवतार हैं सेना नायक के रूप में। तो इनको इस तरीके से भी काफ़ी नाम से कहा जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है। इन्होंने ही प्लासी के युद्ध में, जैसा कि आपको पता ही है, प्लासी का युद्ध हमारे इतिहास में बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट रहा है, इसी से ही सारा सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तो हमारे यहाँ का जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। इस बात का मतलब समझ रहे हैं? मतलब भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी, मतलब इसी युद्ध से। ये युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। और इसमें अंग्रेजों की जो कौन नेतृत्व कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव ही कर रहा था। तो ये बहुत पूछा जाता है कभी कभी कि ऐसे कुछ तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसको बताइएगा। भारत में यह गवर्नर के पद पर कब कब रहा है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। 1757 से 60 तथा 1765 से 67 तक रहा था। चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि प्लासी का युद्ध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि यहीं से एंट्री स्टार्ट हो जाती है। यहीं से भी वो मतलब अपने प्रभुत्व को दिखा करके अपने बता देते हैं कि राजाओं को भी इन्होंने काफ़ी किया कि ये लोग दुश्मनों से हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो ये प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, इस तारीख जो डेट है ना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। तो प्लीज़ आप सिर्फ ये और ये मत याद कीजिएगा कि 1757 में हुआ था, कब हुआ था, आप इसको पूरा याद कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारे फर्स्ट उसमें लिखा, ऑप्शन में लिखा हुआ है 22 मई 1757, सेकंड है 23 मई 1757, 22 जून 1756 या 23 जून 1757। तो आप इस चीज़ को बताइए कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये इसमें हमारा 23 जून 1757 ऑप्शन सबसे करेक्ट है। आप पूरा लर्न कीजिएगा 23 जून 1757, क्योंकि डेट में के वाइज भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्लासी का जो युद्ध था, प्लासी का जो मैदान था, ये पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्लासी का जो युद्ध मैदान था वो पश्चिमी बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो कभी कभी क्वेश्चन एक आध आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कहाँ स्थित है, तो आप ये बता सकते हैं, इसलिए मैंने ये सब आपको बता रही हूँ। एंड ये युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व, देख रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव, हर एक क्वेश्चन में ये आ रहा है, मतलब अभी सेकंड हमारा क्वेश्चन है। तो क्योंकि उस समय पे ना, क्योंकि गवर्नर जनरल आपने अभी देखा था कि 1757 से 60 के बीच में रहा, तो इस समय पे ये युद्ध हुआ था, तो इसने ही इसका नेतृत्व किया था। एंड अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। तो क्वेश्चन
प्लासी के युद्ध के बारे में चाहे जैसे आए, चाहे आपके डेट वाइज आए तो भी आप बता दीजिएगा, चाहे किन किन मंथ लड़ा गया तो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज ये है कि उस निर्णायक युद्ध का नाम बताइए, उस निर्णायक युद्ध का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों की भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। इसको मतलब समझ रहे हैं, मतलब कहने का ये है कि प्रभुत्व को स्थापित किया था, और अभी हमने बताया कि प्लासी के युद्ध से उन्होंने अपना उसकी प्रभुत्व की नींव रखी थी। दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। जैसे आपका कहते हैं हमने स्टार्ट किया है और अब हम बहुत ज़्यादा इसमें अच्छे हो गए हैं, तो दोनों बातों में अंतर होता है ना, कि मतलब स्टार्ट किया तो वही समझ लीजिए। प्लासी का जो युद्ध है ना वो एंट्री कार्ड था, उसी से ही अंग्रेजों की एंट्री हो गई थी हमारे सारे मतलब सैनिक लोगों के में, वो लोग भर्ती करना स्टार्ट कर दिया था, सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। एंड जब ये हुआ ना तो इन लोगों ने अपना मतलब सिक्का जमा लिया था कि अब यहाँ से ये एकदम कंठस्थ हो गए थे, अरे नहीं अब तो हम इंडिया में जम गए हैं बिल्कुल, अब तो हमें कोई हटा ही नहीं सकता। तो ये सिस्टम है, ये स्थापित किया था। तो ये कौन सा युद्ध था मैं आपको बता दी। तो पहला ऑप्शन जैसे हमारा ये है वांडेवास का युद्ध, दूसरा है प्लासी का युद्ध, तीसरा है बक्सर का युद्ध, और चौथा है पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपके फर्स्ट वीडियो में अपने आपको बताया था, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के वन लाइनर में कि वांडेवास का युद्ध तो बताया था, तो मैं जरा सा रिवाइज करा देती हूँ आपको कि ये कर्नाटक का थर्ड युद्ध था, ठीक है ना। बाकी मैंने अपने क्लास में बताया हुआ है, तो ये कर्नाटक का थर्ड युद्ध था। ओके, प्लासी का युद्ध मैंने अभी बताया आपको कि उसके बारे में क्या सब चीजें हैं। एंड पानीपत का तीसरा युद्ध, इसके बारे में बताऊंगी, फिलहाल मैं डेट से बता देती हूँ आपको, 1761 में लड़ा गया था ये, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बचता है, सी ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, बक्सर का युद्ध। तो हमारा जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, एंड इसमें तीन लोगों में ये लड़ा गया था, और ये सबसे इम्पोर्टेंट रहा है। इसमें क्या किया गया था कि ये 22 अक्टूबर, इसकी भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्लीज़ आप डेट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 में, ठीक है, बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर जगह कहाँ है, तो ये बक्सर जो जगह है ना ये बिहार में है, तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन, कभी कभी कोई दो ही याद रखता है कुछ भी, तो कभी ऑप्शन में आपको परेशान कर देंगे, तो इसलिए आप तीनों के नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो कभी ऐसे ही पूछ लेंगे कि बक्सर का जब युद्ध हुआ था उस समय पे हमारे मुगल सम्राट कौन थे, तो आप क्वेश्चन बता दीजिएगा आंसर कि शाह आलम द्वितीय थे। तो कैसे भी क्वेश्चन आए आपको बस कुछ चीज़ें हर एक तरीके से आपको तैयार रहना, क्योंकि पता है एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन पूछते लगते हैं। जब क्वेश्चन के एक ही तरीके से आने लगते हैं ना, सबको पता है बक्सर का युद्ध कब होता है, ये वो सबने बच्चों ने रट लिया। अब क्वेश्चन एग्जामर क्या करेगा ना, चीज़ों को अलग अलग तरीके से देने लगता है, वही देगा, उसी जगह घूम घूम के आपको रखेगा, बट कंफ्यूजन में डाल देता है। तो कंफ्यूजन किस बात की, अगर हमें सब कुछ क्लियर होगा तो क्यों कंफ्यूजन, तो इसीलिए ये आप याद रखिएगा। और इसी युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। इसका क्या मतलब है, वही जो मैंने बताया आपको कि यहीं से स्टार्ट हो चुका था कि आपको अब इनको ये लगने लगा था कि अब हमको कोई राजा या फिर कोई अधिकार पत्र हटा नहीं सकता है, और भारतीयों को भी लगने लग गया था कि अब इनको हटाना मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि हर तरीके से ये हम लोगों को ना मतलब बांध चुके थे अपने अंदर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किस गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, इस शब्द को मैं अभी समझा रही हूँ आपको कि क्या होता था, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, ठीक है। तो द्वैध शासन प्रणाली पहले समझ लेते हैं। तो द्वैध जो शासन प्रणाली थी ना, मतलब इस तरीके दोहरा शासन कैसे, कि जैसे अंग्रेजों की ये प्रथा हमेशा से रही है, ये हमेशा से नीति अपनाते रहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से तो अपने सारी शक्ति अपने हाथों में रखते थे, बट प्रत्यक्ष रूप मतलब ना सब, लेकिन एक सबकी जनता की नजरों में ना सारा राजा
भारतीय राजाओं को बना देते थे और सारी शक्ति अपने हाथों में रखते थे। मतलब जैसे कि अधिकार पत्र पे साइन वगैरह उन्हीं के होते थे, भारतीय राजाओं के, लेकिन उसको कैसे करना है, कैसे मोल्ड करना है अपने तरीके से, वो सब सारा काम अंग्रेज ही किया करते थे। तो इस चीज को द्वैध शासन प्रणाली को नाम दिया गया था कि सारा जो दीवानी कार्य है, निजामत के कार्य हैं, वो सारा काम भारतीय करेंगे, और जो अधिकार वाली, जो कंपनी से रिलेटेड, जो व्यापार वाली काम है ना, वो सारा काम अंग्रेज किया करते थे। तो दोहरा शासन चल रहा है ना, नाम किसका है, भारतीय राजाओं का, और काम कौन कर रहा है असली, अंग्रेज। तो इसलिए दोहरा शासन प्रणाली थी। तो इसको समाप्त किसने किया था? समाप्त करने का मतलब ये नहीं कि दोहरा शासन ही समाप्त कर दिया था, अरे इससे भी बड़ा कर दिया था। तो मैं आपको बताती हूँ उसका आंसर क्या है। पहले तो आप पहले ऑप्शन में देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चंस ऑप्शन में आते हैं और बच्चे ऑप्शन देख कर ही परेशान हो जाते हैं, कि अगर क्लियर नहीं होता ना तो दिक्कत हो जाती है। तो जैसे लिखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, और इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसमें से इसका आंसर क्या है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर ये है वॉरेन हेस्टिंग्स। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे ना, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर्स थे। कौन था ये? बंगाल के प्रथम गवर्नर। तो क्वेश्चन कैसे भी, मैं आपको यहाँ पे बस ये बात लिख देती हूँ कि बंगाल के प्रथम गवर्नर। और ऐसे भी पूछा जाता है कि बंगाल के अंतिम नवाब भी इन्हीं को ही कहा जाता है। तो इनके दो तरीके से आप याद कर लीजिएगा। मतलब ये है कि जैसे कि पहले ये बंगाल के अंतिम नवाब रखे गए थे, फिर इसके बाद नवाब चेंज कर दिया गया था, मतलब नवाब अब नहीं कहा जाता था, बंगाल के नवाब हटा दिया गया था, अब उसकी जगह पे कहा जाता था गवर्नर। तो इस तरीके से है, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। तो इसका आंसर क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो जैसा कि आप ये लिखा हुआ है कि द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में हुई थी, और कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। और इसके अंतर्गत क्या होता था कि जैसा अभी बताया कि दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन तो भारतीयों के माध्यम से ही किया जाता था, बट जो वास्तविक शक्ति थी ना, वही कि बस एज अ पपेट बना रखा था कि हम अपने तरीके से काम करेंगे, बस जिसमें हस्ताक्षर चाहिए होते थे साइन करवाने के लिए, बस कि आप कर दीजिए, ठीक है ना, वही हाल यहाँ कुछ था। तो सारी वास्तविक शक्तियां इन्हीं के पास थी। तो इसको बोला गया द्वैध शासन, इसको खत्म कर दिया वॉरेन हेस्टिंग्स से। अब किया क्या उसकी जगह पे? इसकी जगह पे किया ये था ना कि अब जो रही कसर थी ना, कि मतलब अब चलो ठीक है, थोड़ा बहुत काम इनको भी दे दिया जाता था कि चले कर लीजिए, अब उसको भी अपने हाथ में कर लिया था। अब इनको कुछ भी नहीं रह गया था, सब कुछ अपने दम पे कर लिया था कि हम चलो दीवानी और निजामत के कार्य भी हम खुद ही संभालेंगे। बस ये नाम के जो मतलब कि जहाँ पे बंगाल के जो राजा करते थे, उनको सिर्फ नाम के बैठाल के रखा था कि आप बस बने रहिए, हम आपको जितनी आपको मिलता था वो हमको देते रहेंगे, बाकी सारा काम हम पे छोड़ दीजिए, हम सब इंडिया को किसी भी तरीके, कैसे भी कोई मुश्किल में डालेंगे, अपने तरीके से इसको घुमाएंगे। तो वही सब काम किया करते थे। तो यहाँ पे ये मतलब है, वॉरेन हेस्टिंग्स पहले और आखिरी गवर्नर जनरल जिन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। तो कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत अच्छे काम किए थे, इन्होंने बहुत वो किया था। क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेजों को इनके हिसाब से काम कर रहे थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट फिर कभी किसी लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, तो ब्रिटिश संसद में इनके खिलाफ क्या था? महाभियोग का मुकदमा भी चलाया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया है। तो महाभियोग से वैसे पॉलिटी का शब्द है ये, ठीक है। ये महाभियोग हमेशा राष्ट्रपति के लिए चलाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? न्यायिक संगठन कहने का मतलब कि देखिए, न्याय संगठन क्या है कि कोई राजा राज चलाता है, तो फिर किसी को न्याय चाहिए होता है तो वो राजा के पास जाया करता था, ये कुछ भी सब कुछ राजा ही उसके लिए ही हुआ करता था। बट जब न्यायिक संगठन की स्थापना हो गई ना, तो इससे न्यायाधीश और काफ़ी जैसे कि पुलिस वगैरह की बीच है, ताकि राज्य में ना शांति स्थापित हो सके। और शांति स्थापित उल्टा समझिएगा, अंग्रेजों के तो पॉइंट ऑफ व्यू से हमको उल्टा ही समझना पड़ेगा ना, कि इसका मतलब ये नहीं था कि शांति स्थापित करने के लिए, इसका मतलब ये था कि ये हर तरीके से ना कंट्रोल में रख सके भारतीयों को,
इसलिए इन्होंने न्यायिक संगठन की स्थापना की थी कि मतलब गलती कोई भी करे ना, कोई भी मतलब इंडिया में कोई भी गलती करता था तुरंत उसको अंडर में ले लिया जाए, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर दी जाए। इतना सख्त बना दिया था कि अब वो फ्रीडम रह ही नहीं गई थी। तो उन्होंने शुरुआत में बता दिया था कि अब फ्री नहीं रह सकते आप लोग। तो ये चीज़ थी। तो न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो जैसा कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है लॉर्ड मेयो, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड है लॉर्ड वेलेस्ली एंड फोर्थ है लॉर्ड कर्जन। तो अब आप बताइए किसको शासनकाल में किया गया था। वैसे मैं आपको एक दिन एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपके हर एक मतलब गवर्नर जनरल वायसराय जितने भी हैं मैं आपको सारे डेट वाइज बता दूंगी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कभी कभी डेट की पहले कौन आया, फिर दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, तो इसके बहुत आते हैं। तो मैं उसको एक वीडियो शॉर्ट में बना दूंगी, तो आप उससे पहचान जाइएगा, मतलब उससे करेक्ट ऑप्शन कर लीजिएगा। फिलहाल अभी तो हमारे पास मैं आपको, क्योंकि वन लाइनर पढ़ा ज़्यादा वक्त नहीं रहता है, तो मैं आपको बताइए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये एक ऐसे मतलब गवर्नर रह चुके हैं, गवर्नर जनरल थे ना, जिनके मतलब बहुत दूर की सोच रखी थी इन्होंने। जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने पुलिस संगठन और बहुत एग्जाम भी करवाए इन्होंने, कि मतलब क्योंकि जानते थे उस समय पे जब इंडिया की जो शिक्षा नीति थी ना वो बहुत अच्छी नहीं रहती थी, वेद पुराण ही हम लोग ज़्यादातर पढ़ते थे, तो इंग्लिश हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग जानते ही नहीं थे। और इन्होंने जो शिक्षा की नीति मतलब जो एग्ज़ाम किया था, जिससे कि हमारे जो IAS के एग्ज़ाम्स होते हैं ना उससे से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एग्जाम्स दिलवाए थे, मतलब ऐसे व्यवस्था ला दी थी कि जिससे कि यूरोपी ही उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते थे। तो बहुत दूर की सोच रखी थी ना कि मतलब अब सब कुछ किसके हाथों में रह जाएगा, अंग्रेजों के हाथों में ही रह जाएगा। तो इन्होंने ये किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इसका आंसर ये होगा। एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस कब तक हमारे यहाँ गवर्नर जनरल रहे? तो ये 2 बार रह चुके हैं, पता है आपको, 2 बार रह चुके। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहे होंगे भाई। एक बार इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया, दूसरी बार इनको ही रखा गया। तो इन्होंने क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस रहे 1786 से 1793, ठीक है। और फिर दूसरी बार जब ये आए तो ये आए 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक। ये इतना ही दिन तक कैसे रह गए? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी यहीं से, मतलब 5 अक्टूबर 1805 तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो इसलिए ये कम दिनों तक रहे, ठीक है। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर थे। इसके बाद भारत में जो इस्तेमारी और स्थायी बंदोबस्त था ना, ये इन्होंने ही किया था, मतलब इसकी व्यवस्था इन्होंने ही लागू करवाई थी। स्थायी बंदोबस्त मतलब ये है कि अब जो भूमि का वास्तविक मतलब मालिक मान गया था, अब इसको जमींदार को मान लिया गया था, मतलब ये है इसका इस्तेमारी और अथवा स्थायी बंदोबस्त का मतलब यही है कि मतलब वास्तविक, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, वास्तविक भूमि का वास्तविक मालिक जमींदार हुआ करता। इसकी व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी। और फिर न्यायिक संहिता और भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। वही चीज मैंने जो आपको बताया कि लोक सेवा के प्रवर्तक, लोक सेवा करने नहीं, आप मतलब इंडिया को कंट्रोल में करने आए थे। तो लोक सेवा का मतलब यही, जैसे हमारे यहाँ पे IAS PCS की परीक्षा होती है ना, तो ऐसे, तो यहीं से इसकी परीक्षा का इन्होंने जाना जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और इससे ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन, इसमें कोई वेरिएंस नहीं आएगा, इसमें वेरिएंस का नाम हो ही नहीं सकता। तो इससे ऐसा एकमात्र गवर्नर जनरल रहा है जिसकी जो कब्र है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है, ठीक है। एकमात्र यही रहा है जिसकी उत्तर प्रदेश में ही डेथ हुई थी और वहीं पे इसकी कब्र बनाई गई। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? अब इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनर्स इतने पसंद करते हैं ना, उनको हमेशा वही क्वेश्चन उठा के एग्जाम्स में रख देते हैं और बच्चे हमेशा से वही रट के। लेकिन आजकल ना एग्जामिनर्स की एक अलग ये हो चुकी है, मतलब वही क्वेश्चन नहीं रखेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रख देते हैं। लेकिन पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम लोग एक क्रोनोलॉजी के रूप में पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ को पढ़ना हो तो हमें
क्रोनोलॉजी के रूप में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहता है, इसलिए मैं आपको वही अभी क्रोनोलॉजी के ही रूप में समझा दूंगी। तो क्वेश्चन फिर जैसा भी आए आप उसको वैसे टिक कर दीजिएगा, मैं आपको भी सब बता दूंगी। तो सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सर जॉन सोर, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड है लॉर्ड वेलेस्ली एंड फोर्थ है लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव तो अभी वैसे तो नहीं हो सकता। देखिए क्या होता है ना, ऑप्शन को ना मतलब हमें करेक्ट ऑप्शन तो किसी किसी को पता रहता है, किसी किसी को नहीं पता, तो वो एक तरीका अपनाता है, उसको वो करता है, मतलब इसको हटाता रहता है, अच्छा ये ऑप्शन नहीं सही है, ये ऑप्शन नहीं सही है, तो मतलब ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पार्ट होता है, किसी किसी को वो करते 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 सही ऑप्शन तक पहुंच ही जाता है। तो ये दो तरीके होते हैं, या तो आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, या तो आपको एकदम से याद हो, या तो फिर एक एक ऑप्शन को ना हटाते चलिए, वो भी बहुत अच्छा तरीका होता है। तो जैसे लॉर्ड क्लाइव मैंने बताया आपको कि ये 1757 से 60 तक रहे हुए हैं, और कहाँ तक रहे हुए, 1760 से 63 तक, यहाँ तक रहे। तो ये तो मैंने अभी बताया कि ये ऐसे हो नहीं सकते, क्योंकि जो सहायक संधि थी ना वो 1793 में आई थी, मतलब 1793 के आसपास की ये संधियां हैं, तो ये उस समय पे आई हुई थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है और लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड सॉन, तो अभी मैंने आपको बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इन्होंने इनके बारे में मैंने बता दिया था कि ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने न्यायिक संगठन चीज़ें की थी। तो सारी चीज़, अब सारा सब कुछ अच्छे काम एक ही गवर्नर जनरल के पास तो हो नहीं सकते, तो एक एक इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको ऑप्शंस में ही रख दिए हैं, तो अभी मैंने आपको बताया। तो अब बताइए, अब रहा सर जॉन सोर और लॉर्ड वेलेस्ली। तो जो सर जॉन सोर इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का बहुत ज़्यादा उपयोग किया था, बहुत ज़्यादा इसको विस्तार पूर्वक बढ़ाया था आगे। पता है मैंने आपको पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि इस शब्द का जो, ठीक है, इसको स्टार्ट किसने किया था, इसने सबसे पहले शब्द स्टार्ट किया था डुप्ले ने ही इसको बताया था, इसको हम इंट्रोड्यूस कराया था। बट इसको जनक क्यों कहा, फिर जनक किस लिए भाई, जब जिसने स्टार्ट किया उसी का नाम रखना चाहिए। बट नहीं, जनक कहने का यहाँ पे मतलब ये है ना कि उसने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था, बट उसको वो बहुत दिनों तक ना चला नहीं पाया था ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा वो लोगों को शोषण कर पाया, कुछ नहीं कर पाया था, बस उसने नाम दे दिया था। और क्लाइव ने कुछ हद तक उसका यूज़ किया, बट इसको विस्तार, इसका दुरुपयोग किसने किया था ना, वो किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, इसलिए इसका जनक कहा जाता है ये। तो चलिए, इसके काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो मैं आपको उसको बता देती हूँ कि सहायक संधि से आशय क्या होता है। वैसे सहायक संधि से आशय समझ लीजिए कि जैसे कोई राजा है, ठीक है, अब वो समझते ना, हम लोग नहीं आजकल के जैसे बाहर से कोई भी चीज़ आती है हमारे इंडिया के, चाहे जितने भी अच्छे कॉटन लेकिन बाहर के कपड़े आए हुए हैं, ठीक है, फॉरेन से कपड़े आए, जॉर्डन के कपड़े आए, तो बहुत जल्दी लेने लग जाते हैं कि ये तो बहुत ही अमेरिकन कपड़े आए हैं, प्लीज कोई जाता है हमारे यहाँ से अमेरिकन कपड़े, कोई कुछ भी, मतलब कोई भी सामान वहाँ से लेते आना, एक होगा हमारे यहाँ के रुपए कितने अच्छे होते, बट डॉलर लेने के लिए परेशान रहते हैं हम लोग ना, मतलब इस तरीके की नीति हो, हम लोग की इस तरीके की आदत हमेशा से रही है, तो उस समय पे यही था, ठीक है। तो आप प्लीज इसको दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन मैं बता देती हूँ कि भारतीय राजाओं ना उस समय पे क्या होता था, कितना भी अपने यहाँ की सेना अच्छी थी, बट अंग्रेजों ने जैसे कि बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में अपना सिक्का तो जमा ही लिया था, तो भारतीय राजाओं को अब लगने लगा था कि हमारे सेनाओं से कुछ नहीं ज़्यादा होने वाला, तो उस वक्त थोड़े ढीले पड़ गए थे और ये राजनीति में आ ही चुके थे, तो इन्होंने इसका फायदा उठा लिया। तो जब भी कोई राजा झगड़ा करता था ना, तो उसके सेनाओं को मतलब वो तुरंत ये अंग्रेज बीच में चले जाते थे कि अगर आपको कोई जरूरत तो नहीं है, किसी कोई काम तो नहीं है, आपको कोई सेना तो नहीं चाहिए, तो मतलब यही सब चीज़, तो उसकी राज्य की सीमाओं की सुरक्षा, तो उसको एक आश्वासन देते थे कि आपके राज्य की सीमाओं की रक्षा हम करेंगे, ये करेंगे। तो अपनी जो सेना होती थी ना, किराए पर दे देते थे, राजाओं को किराए पर दे देते कि चलिए आप हमारी सेना को अपने यहाँ रख लीजिए, और जितनी भी उसका खर्चा वर्चा होगा ना, सब भारतीय राजाओं के सिर पे मर देते थे। तो आप इससे दो चीजें अपना सिद्ध करते थे, वो एक तो एंट्री करवा दी, दूसरा ये कि खर्चा वर्चा भी नहीं देना है, सारा सब कुछ। तो देखिए किस तरीके से दिमाग लगाते थे। तो पहली बात तो ये हुई कि सहायक संधि समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। एंड सहायक संधि ये क्वेश्चन भी कई बार आए, बहुत बार आया है, मैं कौन कौन से एग्जाम्स के नाम लूं जिसमें ये चीज नहीं है, ठीक है ना, कि पहला कौन था, इस अवध कब किया गया था, ठीक है, तो हमेशा से ये चीजें आई हैं। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था, और हैदराबाद क्या था, राज्य पूछा गया है ना, तो हैदराबाद में था कौन, हैदराबाद में थे निजाम, कौन थे,
हैदराबाद के निज़ाम से। हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, तो मैंने प्रथम राज्य आपसे पूछा जाए तो हैदराबाद, लेकिन आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वीकार करने वाले प्रथम शासक कौन था। तो प्रथम शासक था अवध का नवाब। पता है इसने क्या किया था? 1765 की ही बात है। 1765 में क्या हुआ था कि अवध के नवाब के बाद मतलब के पास अंग्रेज गए और उन्होंने उससे कहा कि आप हमारी सेना को अपने यहाँ रख लीजिए। तो एक निश्चित धन देकर ना, एक निश्चित धन देकर के उन्होंने अपनी सेना मतलब उनकी सेनाओं को नवाब ने अपनी सेना उनकी सेनाओं को रख लिया था अपने पास। ठीक है, तो एक इस तरीके से कहा प्रथम शासक कौन पूछा जाए तो अवध का नवाब कह देना आप, और अगर प्रथम राज्य पूछा जाए तो हैदराबाद कह दीजिएगा। हैदराबाद के कौन थे? निजाम थे। ठीक है, तो हैदराबाद के जो निज़ाम था, कभी कभी आप ये भी कर दीजिएगा, मैं आपको लिख देती हूँ, हैदराबाद के निज़ाम सहायक संधि स्वीकार की थी कब? 1799 में की थी। और अवध ने कब की थी? कभी डेट वाइज भी पूछ लेते हैं, तो 1801 में की थी। अब दोनों में कैसे डिफरेंस क्यों है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इन्हें कहने का मतलब शासक की बात की गई ना, अवध का नवाब शासक ने इस चीज को स्वीकार किया था, लेकिन जनता को पता नहीं चलने दिया था। मतलब सिर्फ राज्य मतलब राज्य में रखने को कहा था ना, सीमाओं पे रखने की बात नहीं हुई थी। तो इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर कहा जाए राज्य में, मतलब हर जगह राज्य की सीमाओं में जब रखा गया, तो उसमें पहले यही थे निजाम 1799 में, और अवध में 1801 में। ठीक है ना, सारे पॉइंट्स आपको जितने भी हो सकते थे ताकि एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको बस टिक कर दीजिएगा देख करके अच्छे से। और आप अगर पिक भी लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी का दमन किसने किया था? ठीक है, आपको पता है जब अंग्रेजों के अंडर में हमारा भारत था ना, उस समय पर बहुत चीज़ें थी हमारे यहाँ पे, बहुत कुप्रथाएं जन्म ले ली, जैसे कि सती प्रथा था, ठगी प्रथा थी, ठगी था, दास प्रथा थी, मतलब बहुत सारी प्रथाएं थी जिनको खत्म करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कुछ उसमें से प्रथाएं ऐसी भी थी जिसको भारतीय खत्म नहीं करना चाहते थे, मतलब कहते थे नहीं ये तो हमारे विधि का विधान, मतलब हर चीज़ तो होनी ही चाहिए, ये तो सदियों से चला आ रहा है, ये तो हमारी संस्कृति में है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको खत्म करना मतलब भारतीय भी चाहते थे कि इसको खत्म ही हो जाए, लेकिन नहीं खत्म कर पाते। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन है ये कि ठगी का दमन किसने किया था? तो ठगी का दमन, पहला ऑप्शन आपका ये है अलेक्जेंडर बर्न्स, सॉरी यहाँ पे गलत था, बर्न्स ने। दूसरा है कैप्टन स्लीमैन ने। तीसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। चौथा है लॉर्ड हार्डिंग। तो वैसे ही आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों तो गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, और ये दोनों जो हैं वो उनके गवर्नर जनरल के अंदर अधिकारी के रूप में काम करते थे। तो ये कोई गवर्नर जनरल नहीं है। आप इनको, जब मैं आपको गवर्नर जनरल की सीट दूँ मतलब आपको लिखवाऊंगी ना, तो आप कहीं भी इनका नाम नहीं सुनेंगे। बस ये एज अ अधिकारी के रूप में काम करते, जैसे नियुक्त कर दिया गया कि आप इसका काम देखिए, आप इसका काम, तो उस तरीके से। तो अब बताइए किसमें से किसने दमन किया था? तो आपके दिमाग में जैसे भी आएगा तो आप लॉर्ड विलियम बेंटिंग टिक कर देंगे, क्योंकि इस समय पे जब ये ठगी का दमन किया गया तो 1837 में किया गया था। कब किया गया था? 1837 में इसका दमन किया गया था। और जो विलियम बेंटिंग थे, तो इनका जो ना, ये इसके दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल थे ये। ठीक है, और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, सिर्फ बंगाल और भारत का ही अंतर है। तो आप इस चीज में बिल्कुल भी मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन आए तो आप बताइएगा, क्योंकि बताएं इस समय पे क्या हुआ था, इस समय पे नाम चेंजमेंट हो रहा था कि अब बंगाल का नहीं, अब सिर्फ बंगाल में ही गवर्नर जनरल नहीं राज करेंगे, अब ये पूरे भारत में गवर्नर जनरल कहलाएंगे। तो इसलिए भी नाम चेंज किया गया था। बात यही है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही उस समय पे थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल।
प्रथम गवर्नर जनरल थे ये। तो इस समय पे ना ये इनका मैं डेट लिख दूं अगर, तो आखिरी गवर्नर जनरल, तो ये इन्होंने, मतलब मैं पूरे दोनों की बात करूं तो 1828 से 33, और दूसरा टाइम पीरियड था इनका 1833 से 35। ठीक है, मतलब दो उसमें काम किया था, दो शासनकाल थे इनके। तो मतलब इन्होंने इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसकी बात करूं तो डेट की, तो ऐसे इस तरीके से आप देखा 1837 और ये 35 तक तो इन्होंने राज किया, तो जाहिर सी बात है इन्हीं के पास में ही काम हुआ होगा। बट इन्होंने ये काम नहीं किया था। मैंने इसलिए दोनों ऑप्शन रख रखे हैं कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर उस समय पे ये पूछा जाता कि ठगी का दमन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ, तो आप बता देंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बट किसने किया था, तो यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन ने किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि विलियम बेंटिंक के पास ये सब चीजें जब ये लोग राज किया करते थे, उस समय पे राजा राम मोहन राय थे, तो उन्होंने काफी मुद्दे उठाए थे, सती प्रथा भी उठाया था और इस तरीके की ठगी वगैरह भी उस समय बहुत फैला हुआ था। तो इन्होंने ही इनसे कहा गया कि आप क्या कीजिए, एक रूल बनाइए इसके खिलाफ, बहुत ज्यादा फैल चुका है, इसका रूल बनाइए। तो इन्होंने इसने रूल बनाया था और इसके लिए इनको रखा था कैप्टन स्लीमैन को, कि आप जाइए और इसके लिए मैं आपको नियुक्त करता हूँ, आप इसको दमन दी। तो इन्होंने बहुत अच्छे से इसका दमन किया था। 1500 से ज्यादा ठगी लोगों को तो इन्होंने पकड़ा और कईयों को तो फांसी भी दी, कई को निर्वासित भी कर दिया था। काफी अच्छे से इसका इन्होंने काम किया था। तो ये है, तो मैं आपको, तो इसका ये है कि ये के संगठित रूप से ठगों का अंत हो चुका था। मतलब ये करते 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 पूरी तरह से 1837 में पूरी तरह से ठगों का अंत हो चुका था। और ये स्लीमैन है जो कि मैंने आपको बताया, तो आप इसको रख लीजिएगा। और ठगी होते कौन थे पता है, ये मतलब भवानी, दुर्गा भवानी का पूजा करते थे, और जो मतलब जो शिकार करते थे उसके गले वगैरह, गला काट उठ के मतलब रख देते थे। वो सोचते थे कि यही हमारा धर्म है, यही काम करना, मतलब इससे दुर्गा जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगी, तो यही सब काम किया करते। तो इसलिए, और इससे सारे भारतीय बहुत परेशान थे, सोचते थे कि कोई तो रूल आए, कोई तो आए जो इसको एकदम से खत्म कर सके। तो इसलिए इन्होंने ये काम किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? ठीक है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो सती प्रथा तो बहुत ही, मतलब बहुत गंदी प्रथा थी कि मतलब बताइए, किसी की कोई गलती भी नहीं होती फिर भी उसको जला दिया जाता है, आग में जिंदा जला दिया जाता है। तो बहुत गंदी थी। मतलब ये तो एक हमारे जैसे भारत में तो होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, इतना हर चीज हमारे वेद पुराणों में तो पता नहीं क्या कैसे। तो उस समय पे ये बहुत गंदी प्रथा थी। इसके लिए आवाज उठाई थी सबसे पहले राजा राम मोहन राय। ठीक है, बहुत लोगों ने उठाई, लेकिन एक होता नहीं है वो प्रमुख बन जाता है। तो सती सबसे पहले इन्होंने उठाई और इसके कई लोगों ने इसके प्रति काम किया, बट नाम राजा राम मोहन ने ही बहुत प्रयत्न किए इसके लिए, तो इन्हीं का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो उस समय पे सती प्रथा पर इसके लिए आवाज उठाई गई थी 1828 में। ठीक है, 1828 में। तो इसलिए अब आप उस तरीके से मैंने ऑप्शन लिख रखे हैं, तो आप बता दीजिए कि 1828 के समय पे कौन उस समय पे गवर्नर जनरल था, क्योंकि मैंने लिखा ना किसने लगाई थी, तो जाहिर सी बात है किसने लगाई होगी, गवर्नर जनरल ने लगाई होगी। तो आप बता सकते हैं कि किसने लगाई थी। तो मैंने डेट रख दी, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए ऑप्शन दे करके कि उस समय पे कौन रहा होगा। ठीक है, चलिए, मैं टाइम ज़्यादा नहीं ले सकती हूँ क्योंकि उस समय पे विलियम बेंटिंक ही तो थे। मैंने आपको अभी वीडियो में अभी बताया था। ठीक है, ये देखिए, मैंने अभी बताया था ना कि 1828, 33 से 1832, तो इसलिए इन्होंने ही किया था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, क्योंकि जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने जा करके इसको प्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। और उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक ने थे। और इनको अवैध घोषित करने की प्रेरणा भी दी थी, राजा राम मोहन ने इनको बताया था। अब ये लोग क्या जाने कि क्या था सती प्रथा, ऐसे भी जानते इंग्लिश लोग थे, इनको कुछ समझ में आता नहीं था। जो हम लोग बताते थे वही जाके ये सुन लेते थे। ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी भी थी करने लायक की, सोचते थे कि किया जाए तो ताकि भारतीयों का इन पे ना विश्वास बढ़ता जाए, तो इसलिए भी कुछ करते थे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने, जब इनको बताया गया कि राजा राम मोहन ने इनको बताया कि आप ये काम कर दीजिए, तो इन्होंने इसके बाद क्या किया कि कानून बनाया किस पे? सती प्रथा पे। और इसके बाद पूरी तरह इसको प्रतिबंधित कर दिया था। और ये जो कानून था, कानून से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सती प्रथा है ना, ये किस कानून के तहत खत्म किया गया?
तो ये कानून जब बहुत याद रखिएगा कि 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये वो नियम था, वो ये याद रखिएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, नियम 17 कि इस नियम के थ्रू मतलब ये बना करके इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। इसके बाद अब कभी भी अगर कोई होता तो उसको सीधे उसको कार्रवाई की जाती थी। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल में हुआ था? जैसे अभी हमने आपको बताया कि बहुत सारी कुप्रथाएं थी, सती प्रथा थी, दास प्रथा थी, ठगी प्रथा थी, मतलब बहुत सारी प्रथाएं थी। तो उसमें से दास प्रथा भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मतलब इसका उन्मूलन जिसने भी किया होगा उसका भी नाम बहुत फेमस हो गया। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे पहला ऑप्शन हमारा लिखा है लॉर्ड ऑकलैंड के समय पे, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग के समय पे, तीसरा विलियम बेंटिंक के समय पे, और चौथा है लॉर्ड एलनबरो के समय पे। ठीक है, तो मैं इसको बता दूं, वो दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो हुआ था 1843 में। ठीक है, 1843 में हुआ था। तो अब ऑप्शन को हटाने की जो मैंने आपको रूल बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, विलियम बेंटिंक तो मैंने समय बता ही दिया था आपको, तो ये तो हो ही नहीं सकते, चलिए इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय पे लॉर्ड ऑकलैंड, ये थोड़ा सा आसपास के हैं, तो जब मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगी ना तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, 3 ऑप्शन आपके पास बचे, तो मैं आपको सीधे आंसर बता देती हूँ। लॉर्ड एलनबरो के समय पे ये उन्मूलन किया गया था। तो ये जो हमारे गवर्नर जनरल रहे हैं ना, ये रहे हैं 1842 से 44 के बीच में। तो अब तो क्लियर ही हो गया होगा कि अब 1843 में किया गया, तो जाहिर सी बात है इन्होंने ही अपने 2 सालों के शासनकाल में किया होगा। ठीक है, तो इन्होंने ये काम किया था। तो दास प्रथा का उन्मूलन उस समय बहुत ज़्यादा फेमस था। ये मतलब जितने भी छोटे वर्ण के लोग हुआ करते थे, तो बड़े बड़े राजा महाराजा मतलब जो होता है, तो किसी को भी अपने यहाँ दास बना के रख लेते थे, और वो अपनी तरह जिंदगी जी ही नहीं सकता था। वो अपनी फ्रीडम को ना जैसे भूल सा गया हो। कोई भी काम करना हो तो उनसे पूछो, कोई काम कहीं जाना हो तो उनसे पूछो, खाना यहाँ तक कि ना कोई चीज़ खा ही नहीं सकते थे अपने से। ये दास प्रथा बहुत ही गंदी चीज़ होती है। आज की भी की हो ना कि मतलब कि जबकि यहाँ पे हमारे यहाँ के लोग किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एकदम जा नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, हर समय का एक टाइम बंधा था। तो ये बहुत ही गंदा था इस समय पे। तो इसका जो मतलब उन्मूलन था वो लॉर्ड एलनबरो ने किया था, और इनके छोटे से शासनकाल में ये सबसे अच्छा काम था, इसलिए ये फेमस हो गए। क्योंकि रहे तो बहुत छोटे से वक्त के लिए हैं, सिर्फ 2 सालों के लिए रहे हैं, तो इसके सबसे अच्छा क्वेश्चन यही बनता है इनका। और इसके बाद तो ये इसके लिए कानून काफी दिन से स्टार्ट किया जा रहा था। ये सॉरी दास है, ठीक है, इसके लिए काफी दिन से मतलब किया जा रहा था कि इसको खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो इसके लिए काफी कानून भी बनाया गया था 1811 में, 1823 में इसके लिए संबंध में कानून भी बनाए गए थे। फिर इसके बाद क्या किया गया, जो चार्टर एक्ट आए थे, मैं आपको चार्टर एक्ट पढ़ाऊंगी, पॉलिटी का है ये थोड़ा सा, तो उसके चार्ट में लिख करके कुछ बहुत सारे रूल्स लिख दिए जाते थे। तो उसी के रूल में एक रूल ये इसका भी था कि आप दास्ता को जितनी जल्दी हो सके समाप्त करने के लिए गवर्नर से अपील की गई कि आप इसके लिए तो जरूर से जरूर कानून बना दीजिए। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि 1833 में चार्टर एक्ट में किस उन्मूलन का जिक्र किया गया है, तो इस तरीके से आता है क्वेश्चन में, तो आप इस चीज को भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये इस समय पर जब एलनबरो आए थे ना, तो ये ज्यादा कुछ आ गया था न्यूज में, तो इन्होंने ही इसका उन्मूलन, इसके लिए एक कुप्रथा को कानून बनाया और इसको यहाँ से पूरे भारत में इसको अवैध घोषित कर दिया कि अब अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई का सिस्टम आपको बताया मैंने, कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना कर दी थी। उसी वजह से जितने भी पुलिस वगैरह जो था कि मतलब अब न्याय मिल सकता है कि अगर किसी को दास बना भी दिया जाता है जबरदस्ती, तो उसको वो जाके अपील कर सकता था और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और फिर 1860 है यहाँ पे, 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, मतलब ये भी एक कानून ही था के अंतर्गत दास्ता को अपराध घोषित कर दिया गया था। अवैध घोषित और अपराध घोषित दोनों में अंतर होता है, पता है? कहने का मतलब ये है कि अवैध घोषित करने का मतलब कोई अब रख नहीं सकता था, अब कोई रखेगा तो उसको वो अवैध होगा, मतलब रूल के खिलाफ होगा। अपराध घोषित का मतलब ये था कि अगर आपने अपराध किया है तो आपको सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा, मतलब फांसी तक की सजा हो सकती है, मतलब इस तरीके से अपराध घोषित किया गया था। चलिए ठीक है, अपने नेक्स्ट
क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल की नीति थी? नीति नहीं कहेंगे इसको, कुनीति कहेंगे, तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। नीति तो कई तरीके की, अच्छी नीति भी होती है, बुरी नीति भी होती है, लेकिन ये कुनीति थी, ठीक है। तो ये व्यपगत का जो सिद्धांत था ना, ये तो फिर यही सिद्धांत था कि किया किसी और ने, उसका अच्छा खासा जो कुछ भी है इम्पोर्टेंट वो इन्होंने ले लिया था। मतलब राजाओं ने इतना अच्छा राज बनाया, लेकिन सिर्फ थोड़े से ही उन्होंने कमी पा करके या फिर अपने तरीके से ही लगा करके उसको छीन लिया। मतलब इस तरीके व्यपगत का सिद्धांत कई तरीके से वर्ड आता है, राज विलय की नीति, ठीक है, चाहे जिस तरीके से, इसको राज विलय की नीति भी बोलते हैं, ठीक है। इसको राज विलय की नीति या व्यपगत का सिद्धांत, या फिर मतलब इस तरीके से जो भी है, राज हड़प की नीति, तो अलग अलग है अपना, आप इसको देख लीजिएगा। तो व्यपगत का सिद्धांत, इसको मतलब जो इंग्लिश में कुछ बच्चे अगर हों तो मैं बता दूं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है ना। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी इंग्लिश में मतलब बोलते हैं इसको। तो ये था क्या, तो ये मैं आपको बताऊं कि जैसे क्या होता था, ये बोल देते हैं कि कोई राजा ऐसे राज कर रहा अपने शासन में, तो अगर उसका खुद का बच्चा नहीं है, मतलब उसका अगर खुद का उत्तराधिकारी नहीं है, और उसने सोचा कि मैं अपना राज को आगे बढ़ाने के लिए किसी बच्चे को गोद ले लूँ या किसी को कर लूँ ताकि हमारा राज आगे बढ़ सके, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे। इन्होंने ये सिद्धांत लागू कर दिया था कि अब अगर आपके राज्य में कोई आपका खुद का बच्चा नहीं है तो आप अपने राज्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, और अगर आप बढ़ाना चाहते भी हैं, मान लीजिए आपने बढ़ा भी दिया, उत्तराधिकारी को बना दिया किसी गोद लिए बच्चे को, तो ये अगर इनसे आपने सलाह नहीं ली है कि मैं बनाने जा रहा हूँ कुछ भी, तो ये तुरंत उसको हड़प लेते थे। पहली बात तो बना नहीं सकते थे, अगर आपने इनसे पूछा भी नहीं है ना और इन्होंने मना कर दिया फिर भी आप नहीं माने, तो आप इसको तुरंत हड़प लेते थे। तो ये सब चीजें थे। तो इसको किया किसने था, ठीक है, ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो जाहिर सी बात है नहीं हो सकते, क्योंकि ये नीति जो आई थी ये आपकी आई हुई थी 1848 में, ठीक है, 1848 में आई हुई थी। तो इसके ऑप्शंस मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं, तो वैसे जाहिर सी बात है विलियम बेंटिंक हो ही नहीं सकता, मैंने हर ऑप्शन में आपको यही रखा हुआ है। तो वैसे भी आपको पता चल गया होगा कि जितने भी हैं वो आगे आगे बढ़ते गए, तो जाहिर सी बात ये हो ही नहीं सकता। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। कभी कभी ऐसे बोल देते हैं डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या डलहौजी की नीति, तो डलहौजी की नीति ही यही थी। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तुरंत आप आंसर टिक कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन था, इसका ये मतलब था, ठीक है। तो जैसे कि आपने लिखा है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। चलिए, तो लिखा हुआ है सॉरी मैं इसको सही कर दूं, ये है व्यपगत, ठीक है, हो गई, गलत है, हाँ। व्यपगत के सिद्धांत से आपको जैसे वही मैंने बताया, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, तो अगर नहीं है तो अपना ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो इसमें लिखा है कि डलहौजी की इस विलय नीति को सबसे पहला शिकार, ठीक है, सतारा नहीं, ठीक है, सतारा हुआ था। सतारा है कहाँ, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में है। तो ये सबसे पहला शिकार यही होता, शिकार का मतलब ये सबसे पहले इसी को हड़पा गया था। यहाँ कोई राजा राज करते थे, इन्होंने अपना मतलब उत्तराधिकारी इनका नहीं था, तो इन्होंने इसको हड़प लिया था, ठीक है। और इसके बाद अवध का अंग्रेजी राज में जो विलय हुआ था ना, वो इस कारण नहीं हुआ था कि मतलब इनका कोई खुद का बच्चा नहीं था, इन्होंने ले लिया था। इसको किया गया था कुल प्रशासन की उसके कारण, कि यहाँ पे जो शासन करने वाला जो राजा है ना वो अच्छा नहीं है। तो कई तरीके से नीति इनकी चलती थी, बस राज हड़पना है इनको, चाहे वो उत्तराधिकारी के दम पे हड़पें या फिर प्रशासन के मतलब प्रशासन के दम पे कि अच्छा काम नहीं कर रहे, मतलब किसी भी तरीके बस इनको लेना है तो लेना है। तो इन्होंने इसको जो अवध की, इस तरीके से क्वेश्चन भी आया हुआ है, कभी कभी पूछा जाता है कि आपका जो अवध है वो कैसे, किस नीति के तहत हड़प लिया गया था, तो वो कुप्रशासन की नीति के कारण किया गया था। और ये भी एक पार्ट ही समझ लीजिए व्यपगत के सिद्धांत का। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। और ये कब किया गया था, डेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये सबसे लास्ट था, ठीक है, ये सबसे लास्ट था और ये सबसे पहला था।
तो इसको याद कभी कभी पहला और आखिरी याद रखिएगा, बीच में जैसे कि आपका जो झांसी है वो भी इसी सिद्धांत के तहत हड़पी गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से झांसी की रानी ने किया था। ठीक है, तो मैं आपको लिख देती हूँ, झांसी का विलय हुआ था 1853 में। ठीक है, क्योंकि ये नीति जो है वो स्टार्ट हुई थी 1848 से स्टार्ट हुई थी, और फिर 1856 जब तक डलहौजी रहे तब तक ये जितने भी इनके दिखते रहे, इनको अच्छे अच्छे राज या फिर जो भी इंपॉर्टेंट दिखता रहा, ये सबको हड़पते रहे। ठीक है ना, तो चलिए, ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये इसके बिना आपको नोटिफिकेशन मिल नहीं सकती और हम आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रोवाइड कर नहीं सकते। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, और प्लीज़ तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।